हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 ग्राम of acetic acid. The products were 2.2 ग्राम of carbon dioxide, comma 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन हुई है, उसमें हमने 5.3 ग्राम का हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसको हमने रिएक्ट करवाया है 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड के साथ में। और इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनकर आए हैं वो क्या क्या है। 2.2 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन के आई, 0.9 ग्राम पानी बन के आया, वाटर बन के आया, और 8.2 ग्राम का क्या बन के आया, सोडियम एसिटेट बन के आया। हमें शो करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमने जो की है वो एग्री करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसने बोला है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिडिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया, उससे क्या बना, इज इक्वल टू में सोडियम एसिटेट बन के आया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आई और वाटर बन के आया। तो बताना है हमें कि ये कैसे एग्री कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। इससे पहले ही जान लेते हैं कि ये दिया किसने है। ये हमें दिया है एंटोनी लेवोशियर ने दिया है हमें। इसका मतलब होता है कि जो मैटर होता है, धातु जो होता है, वो ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर मैटर जो है अपने पास में 10 ग्राम अवेलेबल है, कोई भी मैटर है, उसका जो मास है वो 10 ग्राम है, अगर हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया किसी भी दो चीजों में, किसी भी दो एलिमेंट्स में हमने बांट दिया उसको, तो तब भी उसका मास, एक का मास 5 ग्राम आएगा, एक का मास 5 ग्राम आएगा। मतलब दोनों का इक्वल करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो वो जो होगा वो उस मैटर के बराबर में ही आएगा। मतलब जो मैटर होता है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कैसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं अपन। इसका आंसर है, इन द गिवन रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथोनिक, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनको बनाया है कार्बन डाइ कार वो सॉरी सोडियम कार्बोनेट प्लस इथोनिक एसिड प्लस में इज इक्वल टू में क्या आया अपने पास, इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो ये आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया। तो इनका भी ग्राम भी गिवन था कि 5.3 ग्राम इतना था, ये था सोडियम कार्बोनेट का। हमने इसमें मिक्स किया क्या, एसिटिक एसिड, जो कि है 6 ग्राम, हमें ये भी गिवन था। और बाद में क्या क्या रिएक्ट्स आए, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स आए, वो ये है कि इसका आया 8.2 ग्राम, इसका आया 2.2 ग्राम, इसका 0.9 ग्राम। अब अगर हम टोटल करते हैं इन सबको तो क्या देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, नाउ टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले इन दोनों मैटर का मास क्या था, 5.3 प्लस 6 इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। अब जो प्रोडक्ट्स आए हैं रिएक्शन के वो है 8.2, 2.2 और 0.9, इनको ऐड किया तब भी कितना आया रहा है, 11.3 ग्राम ही आ रहा है। मतलब टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। मतलब hence the given observation are in agreement with the law of conservation of mass। 11.3 भी तब था जब रिएक्शन नहीं हुई थी, तब भी और रिएक्शन के बाद भी जो मैटर्स का सम आया है वो भी सिमिलर है। तो मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो उससे एग्री करती है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जो कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। उनका जो मास का रेशियो है, मतलब हाइड्रोजन का मास का रेशियो कुछ होगा, ऑक्सीजन का मास कुछ होगा, मतलब इन दोनों के मास का अगर हमने रेशियो निकाला है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली है, तो वो आया है 1:8। टू फॉर्म वाटर, पानी को बनाने के लिए हमें ये दो चीज चाहिए होती हैं, तो इसलिए इन दोनों को अगर हम मास
का रेशो देखें तो वो ये आया है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमारे पास अवेलेबल है तो कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिएगी हमें पानी बनाने के लिए 1:8 के हिसाब से। तो इसका आंसर देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर है इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास टू फॉर्म वाटर इज 1:8। कभी भी देख लीजिए कहीं का भी पानी हो वो बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और वो हमेशा हमेशा कंबाइन होगा किस रेशियो में, 1:8 में अगर मास की बात हो रही है तो। देन द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8 ग्राम। हमें पता है कि 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी तभी हम पानी बना सकते हैं। और अब इसने पूछा है कि अगर 3 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का अमाउंट तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा। तो देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8 into 3। अगर अपना हाइड्रोजन का नंबर भी ट्रिपल हो गया, 1 है तो ट्रिपल हो गया ना, 3 हो गया तो ट्रिपल हो गया, तो इस वजह से ऑक्सीजन का जो ग्राम होगा, मास होगा, वो भी ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 8 into 3 विच इज 24 ग्राम। तो इसका आंसर रहेगा 3:24 ग्राम। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन में चाहिएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? कौन सी पोस्टुलेट मतलब कौन से पॉइंट में, डाल्टन सर के पॉइंट में, मतलब डाल्टन ने एक ऐसा पोस्टुलेट दिया है उसके एटॉमिक थ्योरी में जिसका रिजल्ट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। अब डाल्टन कौन था? जॉन डाल्टन का कंप्लीट नेम है, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और वो बेस्ट जाने जाते थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही। उन्होंने सारे मैटर को एक्सप्लेन किया कि जो बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं कि ऐसी कौन सी पोस्टुलेट इन्होंने दी है जो रिलेट करती है कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन was एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वो जो है वो ना ही क्रिएट हो सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यही है रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि दिया है एंटोनी लैवोसियर ने दिया है ये सेम पॉइंट। और इन्होंने भी अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये ऐड किया है कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनको हम ओढ़ तोड़ नहीं सकते हैं, वही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते खुद से और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शंस? अब देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है डाल्टन सर का जिसमें उनकी एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने लिखा है या फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन को। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन भी पहले एक जोसेफ प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है? द रिलेटिव नंबर, मतलब इसका मतलब है किसी भी कंपाउंड में, मतलब किसी भी दो एलिमेंट से बना होता है कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड में एटम का टाइप और उनका रेशियो हमेशा सेम होता है। मतलब चाहे कंपाउंड कहीं से भी मिले उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। मतलब उसने ये बोला है जैसे वाटर है, उसका होता है वो कंपाउंड है, H2O से बना होता है, तो उन्होंने ये बोला है कि कंपाउंड जो है ये वाला उसमें एटम का टाइप है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा सेम होगा और उसका रेशियो जो 1:8 है वो भी हमेशा सेम रहेगा, चाहे फिर वो कंपाउंड कहीं से भी मिले उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, उसका व्यवहार उसका कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे वो किसी भी प्लैनेट से क्यों ना मिले। तो उन्होंने ये बोला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन, इसका फर्स्ट है
डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, हमें डिफाइन करनी है एटॉमिक मास यूनिट। इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। इट इज रिटन एज यू। मतलब मास यूनिट जो होती है, मास की यूनिट जो होती है, उसका मतलब होता है कि एटम का मास मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट, मतलब कि कोई भी एटम है जैसे हाइड्रोजन, उसका मास मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना मास मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं तो वो हम वेटिंग मशीन से करते हैं, बैलेंस से करते हैं। लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास मेजर करना है तो उसके लिए भी कोई यूनिट होनी चाहिए ना। तो इस वजह से इन्होंने एक यूनिट बनाई है, जो क्या होती है यूनिट, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का एलिमेंट उन्होंने लिया, और तो हमने कार्बन 12 को एक रेफरेंस एटम लिया है जिससे हम बाकी सब एटम का मास कंपेयर करते हैं। तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो कार्बन 12 के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कार्बन के एलिमेंट का 1/12 पार्ट हम देखेंगे। जैसे पिज्जा की स्लाइस, पिज्जा पिज्जा होता है बड़ा सारा, उसमें से हम अगर पिज्जा के हमने 12 पीसेस कर लिए, तो जो उसका जो एक स्लाइस होगा, एक स्लाइस होगा पिज्जा का, उससे हम सारे बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मेजर कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस लिया है हमने, ठीक है, जिससे हम बाकी सारे के भी मास मेजर कर सकें। तो इसको हमने लिया है क्या, एटॉमिक मास यूनिट। उस एक स्लाइस को हमने क्या लिया, बाकी सब एलिमेंट का मेजर करने वाला एक यूनिट। ठीक है, इसको हम डॉट करते हैं किससे, यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज। क्यों ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम किसी भी एटम को अपनी नॉर्मल आई साइट से देख सकें। मतलब हमने अगर अपनी आंखों के सामने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया है, हम नॉर्मली एटम को देख क्यों नहीं सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद naked eyes. Also the atom of an element doesn't exist independently. ये बोल रहा है कि जो साइज होता है एक पर्टिकुलर एटम का, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से कि हम उसको अपनी नेकेड आईज से देख सकें, मतलब अपनी नॉर्मल आई साइट से देख सकें। ऑल्सो जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो मतलब अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो ग्रुप के साथ एग्जिस्ट करता है। मतलब उनके साथ एटम्स जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि He है, Ne है, इनके जो एटम्स होते हैं वो नॉर्मली सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, एग्जिस्ट करते नहीं है, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये यही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इन सबका फॉर्मूला लिखना है। तो देखते हैं इनका फॉर्मूला कैसे बनता है और क्या होता है। तो फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, अब कैसे आया ये, सोडियम का क्या होता है, हम बोलते हैं इसको Na। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 1। अब वैलेंसी क्या होती है, सुन तो, वैलेंसी वो होती है एक एटम की कंबाइनिंग पावर। एक एटम जो है वो कितना कंबाइन पावर में कितना है उसका, यानी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये याद करने पड़ेंगे ये सारे। ठीक है, इन एटम्स के फॉर्मूले हमें भी याद करने पड़ेंगे। तो इसका है Na2O। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसका होगा AlCl3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, इसका होगा Na2S। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा MgOH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, Al2SO4 3, Cl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। हमें अभी ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, पर नेक्स्ट चैप्टर में जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ही हम इन सब के मीनिंग जान सकते हैं, लेकिन हमें याद भी होने चाहिए वैसे। ठीक है, अब इनका आंसर देखते हैं। तो ए है, मतलब फर्स्ट है Al2SO4 ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट के बाहर 3, इसका होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसका कैसे आया कि एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 3,
सल्फेट जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 2। अब वैलेंसी क्रॉस करते हैं, ये आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आएगा फिर Al2SO4 3। ठीक है, नेक्स्ट है CaCl2, इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, वैलेंसी 3 है। Al लिखेंगे पहले ऊपर, फिर देखिए पहले हम लिखेंगे A, तो देखिए Al मतलब कि अपना एल्यूमिनियम, ठीक है, उसको उसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, उसकी वैलेंसी होती है 3, और SO4 की वैलेंसी होती है 2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो आंसर कितना आ गया Al2SO4 और कॉमा ब्रैकेट में 3। ठीक है, नेक्स्ट है CaCl2, इसका देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट है अब कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कैसे लिखते हैं, Ca को देखते हैं Ca, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2। बाद में लिखेंगे अपन क्लोरीन, जिसको हम लिखते हैं Cl से, इसकी वैलेंसी होती है 1। अब हम कर देंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा Ca1Cl2, Ca1Cl2। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखो, पोटेशियम को हम डिनोट करते हैं किससे, के से। अब के की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है इसकी 1। ठीक है, और सल्फेट को हम लिखते हैं SO4। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, K2SO4, ठीक है, K2SO4, 1 को मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं आता, इस वजह से कुछ नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं चलिए। अब कैल्शियम को डिनोट कैसे करते हैं अपन, Ca लिखा। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2। और हम बात करें कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट को लिखते हैं हम CO3 से, और इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Ca1CO2, सॉरी, इसकी फ्रेंड्स होती है, इसकी होती है 2 वैलेंसी। ठीक है, CO3 की 2 होती है वैलेंसी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा CaCO3। ठीक है, हम जब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका आंसर आ जाएगा CaCO3, जो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। हम केमिकल फॉर्मूला से क्या जानते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब इसका मतलब हो गया कि केमिकल फॉर्मूला बताता है कि एक कंपाउंड में, मतलब दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है और उनके एटम्स का रेशो कौन सा है, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट वो रखता है कंपाउंड, और उनके रेशियोज क्या है। ठीक है, जैसे कि वो है वाटर है, H2O है, मतलब वो दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और एक कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब इसका रेशो क्या होता है 1:8, तो इसे कोई बोलते हैं कि वो केमिकल फॉर्मूला होता है। दोनों चीजों को कंबाइन करके जो बताता है उसे बोलता है उसका केमिकल फॉर्मूला। ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट का आंसर देखते हैं चलिए। फर्स्ट है इन अ H2S molecule 3 atoms are present। फोर्थ है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S molecule and PO3 for iron। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका है इन एन H2S molecule। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल वो होता है जिस दो या दो से ज्यादा एटम्स को जोड़कर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनता है, जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें 2 होंगे हाइड्रोजन के और एक होगा सल्फर का। तो इसकी वजह से इसमें कितने एटम्स हुए, 3 एटम्स प्रेजेंट हुए, तो इसका आंसर हो गया 3 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए PO43 आयरन
5 एटम्स आर प्रेजेंट, इसमें 5 एटम्स प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा फॉस्फोरस का और 4 होंगे ऑक्सीजन के। कैसे होंगे देखते हैं चलो। क्योंकि P उसके बाद में कोई भी नहीं है, मतलब कि ये एक एटम है। फोर, वो ऑक्सीजन के बाद में 4 लिखा है, मतलब ये 4 एटम है। अब 1 + 4 कितने हो गए? पूरे 5 एटम हो गए। तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 5 एटम्स आर प्रेजेंट। आयन वाला टॉपिक भी है इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 5 एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये खत्म हो गया है, लास्ट था ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। का फोर्थ क्वेश्चन था, लास्ट था। अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।